जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर वो वक्त आ चुका है जब सफेद जर्सी पहनकर मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ियों की असली परीक्षा होने वाली है। क्योंकि T20 और वनडे के शोर से दूर अब शुरू होने जा रहा है क्रिकेट का वो फॉर्मेट जहां एक खिलाड़ी की काबिलियत सिर्फ कुछ घंटों में नहीं बल्कि 5 दिनों तक परखी जाती है। जहां एक गेंद पर लिया गया फैसला पूरे मैच की दिशा बदल सकता है, जहां बल्लेबाज को सिर्फ रन नहीं बनाने होते बल्कि घंटों तक अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होती है, और जहां गेंदबाज को सिर्फ विकेट नहीं चाहिए होता बल्कि बल्लेबाज के दिमाग को भी पढ़ना पड़ता है। और इस बार यह चुनौती किसी साधारण टीम के खिलाफ नहीं बल्कि श्रीलंका की अपनी जमीन पर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है और 15 अगस्त को गल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम में जैसे ही दोनों टीमें आमने सामने होंगी, करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि एक ऐसे सवाल पर टिकी होंगी जिसका जवाब टॉस से ठीक पहले तक किसी के पास पूरी तरह से नहीं होगा। आखिर गल्ले की इस चुनौतीपूर्ण पिच पर टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी? और दोस्तों, इस सवाल को इस बार इतना खास इसलिए माना जा रहा है, टीम इंडिया के पास विकल्प तो बहुत हैं, लेकिन भारतीय प्लेइंग 11 की जगह सिर्फ 11 खिलाड़ियों के लिए है। यानी किसी एक खिलाड़ी का चयन दूसरे खिलाड़ी के लिए दरवाजा बंद कर देगा। किसी एक बल्लेबाज को मौका देने का मतलब किसी दूसरे बल्लेबाज को बाहर बैठाना होगा। किसी एक स्पिनर को टीम में शामिल करने का मतलब गेंदबाजी संयोजन में बदलाव करना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर टीम मैनेजमेंट ने गल्ले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाने का फैसला किया, तो फिर तेज गेंदबाजी विभाग में किस खिलाड़ी की छुट्टी होगी, यह सवाल अपने आप बेहद बड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि इस मुकाबले की भारतीय प्लेइंग 11 सिर्फ नामों की सूची नहीं होने वाली, बल्कि यह टीम इंडिया की पूरी रणनीति का संकेत देने वाली है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां गल्ले में मिलने वाली हैं, वहां एक छोटी सी रणनीतिक गलती भी 5 दिन के मुकाबले को भारत के लिए मुश्किल बना सकती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, 15 अगस्त की सुबह गल्ले में जब भारतीय खिलाड़ी सफेद जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे, सामने श्रीलंका के खिलाड़ी होंगे और समुद्र के करीब स्थित गल्ले का ऐतिहासिक मैदान एक और टेस्ट मुकाबले का गवाह बनेगा, तब सबसे पहले क्या देखना होगा? जाहिर सी बात है, भारतीय प्लेइंग 11। लेकिन इस बार असली मजा इस बात में है कि भारतीय प्लेइंग 11 में पहुंचने से पहले ही कई बड़े सवाल पैदा हो चुके हैं। टीम की मूल घोषणा में शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था, और दोस्तों यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ बुमराह बाहर हैं, दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया है। यानी जिस बल्लेबाजी क्रम को लेकर टीम मैनेजमेंट पहले से तैयारी कर रहा था, उसमें भी बदलाव आ गया है। सरफराज की वापसी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या टीम मैनेजमेंट उन्हें सीधे भारतीय प्लेइंग 11 में मौका देगा या फिर टीम के दूसरे विकल्पों पर भरोसा किया जाएगा। सरफराज का घरेलू क्रिकेट रिकॉर्ड उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है, और श्रीलंका जैसी परिस्थितियों में स्पिन के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी को लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों, टीम में शामिल होना और भारतीय प्लेइंग 11 में उतरना 2 अलग अलग बातें हैं, और यही अंतर इस पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही प्लेइंग 11 मैच एनालिसिस से जुड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट विद पंकज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आप खबरों तो पहुंच जाए। और वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में अपने फेवरेट प्लेयर का नाम लिखें जिसे आप इस प्लेइंग 11 में देखना चाहते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि इस बार भारतीय प्लेइंग 11 का इंतजार किसी सामान्य मुकाबले से कहीं ज्यादा रोमांचक हो गया है, क्योंकि एक तरफ कप्तान की फिटनेस का सवाल है, दूसरी तरफ नंबर 3 की जगह को लेकर नई स्थिति बन चुकी है, तीसरी तरफ बुमराह की गैर मौजूदगी ने गेंदबाजी संयोजन को बदल दिया है, और चौथी तरफ गल्ले की पिच यह तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है कि भारत कितने स्पिनरों के साथ मैदान पर उतरेगा। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पिछले मैच में किसने रन बनाए और किसने विकेट लिए, उसी आधार पर भारतीय प्लेइंग 11 का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो शायद इस बार ऐसा करना आसान नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में भारतीय प्लेइंग 11 सिर्फ फॉर्म देखकर नहीं चुनी जाती, यहाँ परिस्थितियां भी खिलाड़ी की तरह ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अच्छी है और बाद में धीरे धीरे स्पिनरों को मदद मिलने लगती है, तो टीम मैनेजमेंट को ऐसे बल्लेबाज चाहिए होंगे जो लंबी पारी खेलने का धैर्य रखते हों। ऐसे गेंदबाज चाहिए होंगे जो लगातार एक ही लाइन पर गेंद डालकर दबाव बना सकें, और ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत होगी जो सिर्फ एक विभाग में नहीं बल्कि दोनों विभागों में मैच का रुख बदल सके। यही वजह है कि रविंद्र जडेजा की वापसी टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। जडेजा लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम के सबसे उपयोगी खिलाड़ियों में रहे हैं और उनकी
मौजूदगी बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी दोनों में टीम को संतुलन देती है। दोस्तों, टीम इंडिया ने श्रीलंका रवाना होने से पहले अभ्यास मैच भी खेला है और उस अभ्यास मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट के सामने अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी है। खासकर देवदत्त पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी ने ध्यान खींचा, जिन्होंने अभ्यास मैच में शानदार शतक लगाया। इसका मतलब साफ है कि टीम में सिर्फ बड़े नाम ही नहीं बल्कि ऐसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो मौका मिलते ही अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हैं। और यही तो टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कभी कभी एक खिलाड़ी जिसे शुरुआत में भारतीय प्लेइंग 11 का सबसे मजबूत दावेदार नहीं माना जा रहा होता, वही अभ्यास मैच में ऐसा प्रदर्शन कर देता है कि टीम मैनेजमेंट को अपनी योजना दोबारा सोचनी पड़ती है। और दोस्तों, अब जरा दूसरी तरफ यानी श्रीलंका की टीम को भी देखिए। घरेलू परिस्थितियों में श्रीलंका को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर गल्ले जैसी परिस्थितियों में जहां स्पिन का खेल धीरे धीरे मुकाबले पर हावी हो सकता है। श्रीलंका के गेंदबाज जानते हैं कि भारतीय बल्लेबाजों को किस तरह दबाव में लाया जा सकता है और भारतीय बल्लेबाज भी यह जानते हैं कि एक बार स्पिनरों को लय मिल गई तो फिर गेंद को संभालना आसान नहीं होगा। यानी पहले दिन से ही दोनों टीमों के बीच दिमागी खेल शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि 15 अगस्त का मुकाबला सिर्फ भारत बनाम श्रीलंका नहीं बल्कि बल्लेबाज बनाम स्पिन, अनुभव बनाम युवा जोश और रणनीति बनाम परिस्थितियों की लड़ाई भी होने वाला है। और जब सुबह गल्ले में मुकाबला शुरू होगा तो हर भारतीय फैन यही देखना चाहेगा कि टीम इंडिया ने आखिर कौन सा रास्ता चुना है। क्या भारत मजबूत बल्लेबाजी के साथ जाएगा? क्या 3 स्पिनरों का इस्तेमाल करेगा? क्या 2 तेज गेंदबाजों पर भरोसा किया जाएगा? क्या सरफराज खान को सीधे मौका मिलेगा? क्या देवदत्त पडिक्कल अपनी अभ्यास मैच की पारी के बाद अंतिम 11 में जगह बना पाएंगे? क्या मनव सुथार को एक और टेस्ट खेलने का मौका मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कप्तान शुभमन गिल मैदान पर होंगे या फिर केएल राहुल को कप्तानी की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी? दोस्तों, यही वे सवाल हैं जिनका जवाब इस समय हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। लेकिन असली बात यह है कि टीम इंडिया के पास हर सवाल का एक नहीं बल्कि कई जवाब मौजूद हैं। और जब विकल्प इतने ज्यादा हों तभी भारतीय प्लेइंग 11 का फैसला सबसे मुश्किल हो जाता है। टीम मैनेजमेंट के सामने सिर्फ यह तय करना नहीं है कि सबसे अच्छे 11 खिलाड़ी कौन हैं, उन्हें यह तय करना है कि गल्ले में मैच जीतने के लिए सबसे सही 11 खिलाड़ी कौन है। और यही फर्क एक मजबूत टीम और एक चैंपियन टीम के बीच होता है। मजबूत टीम अपने बड़े खिलाड़ियों को खिलाती है, लेकिन चैंपियन टीम परिस्थितियों के हिसाब से सही खिलाड़ियों को चुनती है। अब देखना यही है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट इस बार किस सोच के साथ मैदान पर उतरता है, क्योंकि अगर गल्ले में शुरुआत से ही स्पिन को मदद मिली तो एक अतिरिक्त स्पिनर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर पिच तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद देती है तो नई गेंद के साथ सिराज और उनके साथी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और अगर पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार निकली तो फिर भारत के टॉप ऑर्डर के पास बड़ा स्कोर खड़ा करने का सुनहरा मौका होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि अगर कप्तान उपलब्ध है तो कौन सा बल्लेबाज बाहर जाएगा? अगर सरफराज को मौका मिलता है तो किसकी जगह बनेगी? अगर 3 स्पिनर खेलते हैं तो तेज गेंदबाजी में कौन बाहर बैठेगा? और अगर टीम 2 तेज गेंदबाजों के साथ उतरती है तो क्या स्पिन विभाग इतना मजबूत होगा कि श्रीलंका के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाया जा सके? तो दोस्तों, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और टीम इंडिया ने अपना पत्ता खोल दिया है। अब नजर डालते हैं श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में मैदान पर उतरने वाली उस नई और खतरनाक प्लेइंग 11 पर, जिसमें कुछ नाम आपको बिल्कुल चौंका सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय प्लेइंग 11 के पहले खिलाड़ी, और जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के उस युवा सलामी बल्लेबाज की जिसके बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में लगातार बड़ी पारियां देखने को मिली हैं, यशस्वी जायसवाल। इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज उनके लिए काफी खास रही, जहां उन्होंने 754 रन बनाकर सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए और 4 शतक भी लगाए। लेकिन दोस्तों, अगर उनके सबसे हालिया टेस्ट प्रदर्शन की बात करें तो द ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट में यशस्वी ने पहली पारी में शानदार 118 रन बनाए। उन्होंने 173 गेंदों का सामना करते हुए यह शतकीय पारी खेली और एक बार फिर साबित किया कि बड़े मुकाबले में बड़ी पारी खेलने की उनकी क्षमता कितनी शानदार है। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में भी यशस्वी ने पहली पारी में 28 रन बनाए थे और इसी पारी के दौरान उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे। यानी श्रीलंका के खिलाफ गोल में उतरते समय यशस्वी के पास आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होगी। खास बात यह है कि वह सिर्फ तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में लंबी पारियां खेलने और बड़े स्कोर को शतक में बदलने की क्षमता भी लगातार दिखा चुके हैं। अब श्रीलंका की परिस्थिति
परिस्थितियों में उनके सामने नई चुनौती होगी। स्पिन के खिलाफ धैर्य और आक्रमण के बीच सही संतुलन बनाना। अगर यशस्वी ने गॉल में शुरुआत संभाल ली तो दोस्तों भारतीय पारी को एक बेहद मजबूत शुरुआत मिल सकती है और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय प्लेइंग 11 के दूसरे खिलाड़ी की, जिसके कंधों पर इस बार सिर्फ बल्ले से रन बनाने की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरी टीम की कमान संभालने की बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, और वह नाम है टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। अगर उनके हालिया टेस्ट प्रदर्शन पर नजर डालें तो इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज गिल के लिए बेहद शानदार रही थी। उन्होंने पूरी सीरीज में 754 रन बनाए और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक भी देखने को मिले और उन्होंने अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। लेकिन दोस्तों उनके सबसे हालिया टेस्ट मुकाबले यानी इंग्लैंड के खिलाफ दी ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट में गिल का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पहली पारी में वह 35 गेंदों पर 21 रन बनाकर रन आउट हुए, जबकि दूसरी पारी में सिर्फ 9 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन एक मैच के प्रदर्शन से उनकी पूरी सीरीज की शानदार फॉर्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे पहले उसी इंग्लैंड दौरे पर गिल ने पहले टेस्ट में 147 रन और दूसरे टेस्ट में शानदार 259 रन की पारी खेली थी, जबकि दूसरी पारी में भी उन्होंने 161 रन बनाकर इतिहास रच दिया था। अब श्रीलंका के खिलाफ गॉल में गिल के सामने एक बिल्कुल अलग चुनौती होगी। कप्तान के रूप में उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने होंगे और बल्लेबाज के रूप में स्पिन के खिलाफ लंबी पारी खेलनी होगी। अगर गिल अपनी इंग्लैंड वाली लय वापस हासिल कर लेते हैं तो दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी को एक बेहद मजबूत आधार मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब बारी है भारतीय प्लेइंग 11 के तीसरे खिलाड़ी अनुभवी बल्लेबाज की, जिसने इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर साबित किया कि टेस्ट क्रिकेट में उनका अनुभव कितना काम आता है। केएल राहुल। उनके हालिया टेस्ट प्रदर्शन की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की सीरीज में राहुल ने कई अहम पारियां खेली। खासकर लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए 100 रन बनाए। इससे पहले दूसरी पारी में भी उन्होंने 33 रन बनाकर भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की थी। इसी टेस्ट में राहुल की शतकीय पारी भारत के 387 रन के स्कोर का अहम हिस्सा बनी थी। इसके बाद दूसरे टेस्ट में भी राहुल ने दूसरी पारी में नाबाद 55 रन बनाकर टीम की बढ़त को मजबूत करने में योगदान दिया था। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और सबसे हालिया टेस्ट में राहुल का बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला और भारत की दोनों पारियों में उन्हें बड़ी पारी खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन दोस्तों राहुल की खासियत यही है कि वह एक खराब मैच के बाद भी अपनी तकनीक और अनुभव के दम पर वापसी करने की क्षमता रखते हैं। अब श्रीलंका की परिस्थितियों में उनके सामने स्पिन गेंदबाजी की चुनौती होगी और गॉल में उनकी बल्लेबाजी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर राहुल ने शुरुआत में धैर्य दिखाया और एक बड़ी पारी खेलने में कामयाब रहे तो दोस्तों वह भारतीय टॉप ऑर्डर को मजबूती देने के साथ साथ श्रीलंकाई गेंदबाजों पर भी बड़ा दबाव बना सकते हैं। तो दोस्तों भारतीय प्लेइंग 11 के चौथे खिलाड़ी, और जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं उस युवा बल्लेबाज की जिसने अपने छोटे से टेस्ट करियर में लगातार अपनी बल्लेबाजी से उम्मीदें जगाई हैं, साई सुदर्शन। लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको एक जरूरी अपडेट बता दें कि साई सुदर्शन चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह सरफराज खान को भारतीय टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। अब अगर साई सुदर्शन के हालिया टेस्ट प्रदर्शन की बात करें तो उनका सबसे हालिया मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में खेला गया 5वां टेस्ट था, जहां उन्होंने पहली पारी में 38 रन बनाए। सुदर्शन ने इस पारी में 108 गेंदों का सामना किया और लंबे समय तक क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी की। इससे पहले मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट में उन्होंने शानदार 61 रन की पारी खेली थी, जो उनके टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक था। उन्होंने 171 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके लगाए और मुश्किल परिस्थितियों में काफी धैर्य दिखाया। खास बात यह है कि साई ने अपना टेस्ट डेब्यू भी इंग्लैंड के खिलाफ ही किया था और अपने शुरुआती मुकाबलों में उन्हें लगातार अलग अलग बल्लेबाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में उनका बाहर होना निश्चित रूप से टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है, खासकर इसलिए क्योंकि गॉल जैसी परिस्थितियों में उनके जैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज का विकल्प उपयोगी साबित हो सकता था। लेकिन फिलहाल उनकी जगह सरफराज खान को मौका मिला है और अब देखने वाली बात होगी कि टीम इंडिया उनके विकल्प के तौर पर किस बल्लेबाज को प्लेइंग 11 में उतारती है। तो दोस्तों भारतीय प्लेइंग 11 के 5वें खिलाड़ी
और जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका नाम आते ही टेस्ट क्रिकेट में रोमांच अपने आप बढ़ जाता है, ऋषभ पंत। टीम इंडिया के इस विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की टेस्ट सीरीज में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था। 5 मैचों की उस सीरीज में पंत ने कुल 469 रन बनाए और 5 बार 50 से ज्यादा का स्कोर किया, जो किसी भारतीय विकेटकीपर द्वारा एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर का रिकॉर्ड बना। लेकिन दोस्तों, उनकी सबसे खास पारियों में से एक सीरीज के पहले टेस्ट में आई थी, जहां हेडिंग्ले में पंत ने पहली पारी में 134 रन और दूसरी पारी में 118 रन बनाकर इतिहास रच दिया। वह एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने और इस उपलब्धि ने एक बार फिर दिखा दिया कि पंत टेस्ट क्रिकेट में किस तरह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद भी इंग्लैंड दौरे पर उनका बल्ला लगातार रन बनाता रहा और लॉर्ड्स टेस्ट के बाद वह सीरीज में 416 रन तक पहुंच चुके थे, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। हालांकि उनके सबसे हालिया टेस्ट मुकाबले में प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन श्रीलंका रवाना होने से पहले अभ्यास मैच में भी पंत की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें थीं। श्रीलंका क्रिकेट इकाई के खिलाफ अभ्यास मुकाबले में वह बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन अब असली परीक्षा गॉल की परिस्थितियों में होगी। दोस्तों, पंत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह टेस्ट क्रिकेट में भी आक्रामक अंदाज के साथ विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। गॉल में स्पिनरों के खिलाफ उनका खेल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर पंत ने एक बार लय पकड़ ली तो श्रीलंकाई गेंदबाजों की सारी रणनीति मुश्किल में पड़ सकती है और यही वजह है कि भारतीय प्लेइंग 11 में पंत की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, भारतीय प्लेइंग 11 के छठे खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा। अगर उनके हालिया टेस्ट प्रदर्शन पर नजर डालें तो इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जडेजा के लिए शानदार रही थी। उन्होंने पूरी सीरीज में 516 रन बनाए और 86 की शानदार औसत से बल्लेबाजी की। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक आए, यानी 5 टेस्ट मैचों में उन्होंने लगातार कम से कम 150 से ज्यादा का स्कोर बनाया। अब उनके सबसे हालिया टेस्ट यानी डी ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 5वें मुकाबले की बात करें तो जडेजा ने भारत की पहली पारी में 79 रन बनाए और मुश्किल परिस्थितियों में टीम के स्कोर को संभालने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों, जडेजा की खासियत सिर्फ उनकी बल्लेबाजी नहीं है, वह बाएं हाथ के शानदार स्पिन गेंदबाज होने के साथ साथ एक बेहद भरोसेमंद फील्डर भी हैं और यही ऑलराउंड क्षमता उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इंग्लैंड दौरे पर बल्ले से लगातार रन बनाने के बाद अब श्रीलंका की परिस्थितियों में उनकी गेंदबाजी पर भी खास नजर रहने वाली है। गॉल की पिच जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगी स्पिनरों के लिए ज्यादा मददगार हो सकती है और ऐसे में जडेजा की भूमिका और भी बड़ी हो सकती है। अगर वह बल्ले से एक मजबूत पारी खेलने के साथ गेंद से भी महत्वपूर्ण विकेट निकालने में कामयाब रहे तो दोस्तों, वह इस टेस्ट मैच में भारत के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय प्लेइंग 11 में जडेजा की मौजूदगी टीम को सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरा संतुलन देती है। तो दोस्तों, भारतीय प्लेइंग 11 के 7वें खिलाड़ी, और जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज की जिसने घरेलू क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से लगातार प्रभावित किया है, ध्रुव जुरैल। अगर उनके टेस्ट करियर पर नजर डालें तो जुरैल ने अब तक 10 टेस्ट मैच खेले हैं और 16 पारियों में 478 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 125 रन है। उनके नाम एक शतक और एक अर्धशतक भी दर्ज है। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से ठीक पहले उनकी हालिया फॉर्म को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई है। भारत के श्रीलंका दौरे से पहले खेले गए अभ्यास मुकाबले में जुरैल बड़ी पारी नहीं खेल पाए और उपलब्ध बल्लेबाजी परिस्थितियों का पूरा फायदा नहीं उठा सके। उनके इसी प्रदर्शन ने प्लेइंग 11 की रेस को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है, खासकर तब जब देवदत्त पडिक्कल ने उसी अभ्यास मैच में नाबाद 142 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी दावेदारी बेहद मजबूत कर दी। हालांकि जुरैल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि विकेट कीपिंग भी है और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट के पास उन्हें चुनने का मजबूत कारण मौजूद रहता है। दोस्तों, जुरैल ने अपने टेस्ट करियर में कई बार मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य दिखाया है और उनके नाम 125 रन की शतकीय पारी भी है। अब गॉल की परिस्थितियों में उनके सामने चुनौती और बड़ी होगी, क्योंकि अगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो उन्हें बल्ले से योगदान देने के साथ विकेट के पीछे भी बेहद सतर्क रहना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम मैनेजमेंट ऋषभ पंत के साथ जुरैल को भी एक अतिरिक्त बल्लेबाजी विकल्प के रूप में खिलाएगा या फिर गॉल की परिस्थितियों
और टीम के संतुलन को देखते हुए किसी दूसरे कॉम्बिनेशन पर भरोसा करेगा। दोस्तों, यही फैसला जुरैल के लिए इस मुकाबले को बेहद खास बना सकता है। तो दोस्तों, भारतीय प्लेइंग 11 के 8वें खिलाड़ी, और जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस लंबे कद के तेज गेंदबाज की जिसने श्रीलंका की परिस्थितियों में टीम इंडिया के सामने अपनी दावेदारी को अचानक काफी मजबूत कर दिया है, गुनूर ब्रार। अगर गुनूर के हालिया रेड बॉल प्रदर्शन की बात करें तो श्रीलंका ए के खिलाफ गॉल में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में उन्होंने गेंद से जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मैच में कुल 10 विकेट हासिल किए। यह उनके फर्स्ट क्लास करियर का पहला 10 विकेट वाला मैच था और उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 10 विकेट से हराया। दोस्तों, इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भारत के अभ्यास मुकाबले में भी गुनूर ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया। इस मैच में उन्होंने दोनों पारियों में 2-2 विकेट हासिल किए, यानी कुल 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि बल्ले से भी 36 रन बनाकर उपयोगी योगदान दिया। और यही हालिया प्रदर्शन उन्हें पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 की रेस में बेहद दिलचस्प नाम बना देता है। खास बात यह है कि गुनूर ने अभी तक भारत के लिए टेस्ट डेब्यू नहीं किया है, इसलिए अगर उन्हें गॉल में मौका मिलता है तो यह उनके टेस्ट करियर की शुरुआत होगी। हालांकि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव जरूर है और 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू करते हुए उन्होंने शानदार शुरुआत की थी, जहां उन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम मैनेजमेंट उनके हालिया रेड बॉल प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सीधे टेस्ट डेब्यू का मौका देगा? गॉल में उनकी लंबाई, गति और हालिया 10 विकेट वाले प्रदर्शन को देखते हुए गुनूर ब्रार इस मुकाबले के सबसे बड़े सरप्राइज पैकेजेस में से एक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय प्लेइंग 11 के 9वें खिलाड़ी, और अब बात करते हैं टीम इंडिया के उस चाइना मैन स्पिनर की जिसकी गेंदों में बल्लेबाज को लगातार परेशान करने की काबिलियत है, कुलदीप यादव। अगर उनके सबसे हालिया टेस्ट प्रदर्शन की बात करें तो यहाँ एक जरूरी बात सामने आती है कि कुलदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की 5 मैचों की पूरी टेस्ट सीरीज में एक भी मुकाबला नहीं खेला था, यानी द ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट में भी वह भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में कुलदीप का हालिया प्रदर्शन नजरअंदाज किया जा सकता है। उनका पिछला टेस्ट इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जहां उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में 5 विकेट हासिल किए थे और यह विदेश में उनका पहला टेस्ट 5 विकेट हॉल था। यही वह प्रदर्शन है जो दिखाता है कि जब परिस्थितियां उनके पक्ष में आती हैं तो कुलदीप किस तरह अपनी विविधता और टर्न के दम पर बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। अब श्रीलंका के गॉल में उनके सामने परिस्थितियां काफी अलग होंगी और यही बात उनकी दावेदारी को खास बनाती है। गॉल में स्पिन का महत्व बढ़ सकता है और ऐसे में कुलदीप की कलाई से निकलने वाली गेंदें भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती हैं। खासकर अगर पिच मैच आगे बढ़ने के साथ टूटती है तो कुलदीप की फ्लाइट, टर्न और बल्लेबाज को चकमा देने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम मैनेजमेंट उन्हें सीधे प्लेइंग 11 में उतारकर श्रीलंका के खिलाफ स्पिन का सबसे बड़ा हथियार बनाएगा? अगर ऐसा हुआ तो गॉल में कुलदीप यादव की वापसी इस मुकाबले की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक हो सकती है। तो दोस्तों, भारतीय प्लेइंग 11 के 10वें खिलाड़ी, और जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस तेज गेंदबाज की जिसने इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों में लगातार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया, मोहम्मद सिराज। अगर उनके हालिया टेस्ट प्रदर्शन की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज सिराज के लिए बेहद शानदार रही, जहां उन्होंने सभी 5 टेस्ट खेले और कुल 23 विकेट अपने नाम किए। इस सीरीज में वह भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे और उन्होंने कुल 185.3 ओवर गेंदबाजी की। लेकिन दोस्तों, उनके सबसे हालिया टेस्ट मुकाबले की कहानी तो और भी ज्यादा शानदार रही। दी ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में सिराज ने पहली पारी में 4 विकेट हासिल किए और जब मैच अपने सबसे रोमांचक मोड पर पहुंचा तब दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट लेकर भारत की ऐतिहासिक 6 रन की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उनकी दूसरी पारी की गेंदबाजी में 5 विकेट के साथ उन्होंने इंग्लैंड के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम की बल्लेबाजी को निर्णायक झटका दिया और भारत ने 374 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए इंग्लैंड को 367 रन पर ऑन लॉट कर दिया। यानी दोस्तों, सिर्फ आखिरी टेस्ट की बात करें तो सिराज ने मैच में कुल 9 विकेट हासिल किए और उनकी इस शानदार गेंदबाजी ने भारत को सीरीज 2-2 से बराबर करने में मदद की। अब श्रीलंका के खिलाफ गॉल में सिराज की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर इसलिए क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में नई गेंद से विकेट निकालने और विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखने की जिम्मेदारी सिराज के कंधों पर काफी बढ़ सकती है। अगर वह ओवल वाली लय को गॉल में भी बरकरार रखते हैं
तो दोस्तों, श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए भारतीय तेज गेंदबाजी का सामना करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों, भारतीय प्लेइंग 11 के 11वें और आखिरी खिलाड़ी। और अब बात करते हैं टीम इंडिया के उस लंबे कद के तेज गेंदबाज की, जिसकी रफ्तार और उछाल श्रीलंका की परिस्थितियों में भारत के लिए एक अलग तरह का हथियार बन सकती है। प्रसिद्ध कृष्णा। अगर उनके सबसे हालिया टेस्ट प्रदर्शन की बात करें तो प्रसिद्ध ने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत की तरफ से कई मुकाबले खेले और खासकर आखिरी टेस्ट में उन्होंने गेंद से महत्वपूर्ण योगदान दिया। दी ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट की पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि दूसरी पारी में भी उन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया। यानी उस मुकाबले में उन्होंने कुल 5 विकेट लिए और भारत की 6 रन की रोमांचक जीत में गेंदबाजी विभाग का हिस्सा रहे। दोस्तों, इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि मुकाबला बेहद करीबी स्थिति में पहुंच चुका था और भारत को आखिरी दिन इंग्लैंड के विकेट लगातार निकालने की जरूरत थी। हालांकि प्रसिद्ध का प्रदर्शन मोहम्मद सिराज जितना निर्णायक नहीं रहा, लेकिन उन्होंने टीम के गेंदबाजी आक्रमण में अपना योगदान जरूर दिया। अब श्रीलंका के खिलाफ गोल में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं और ऐसे में भारत के तेज गेंदबाजी विभाग में सिराज के साथ दूसरे गेंदबाज की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। गोल की परिस्थितियों में अगर प्रसिद्ध अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए सही लाइन और लेंथ पर लगातार